कृष्णा साहू, आप देख रहे हैं वीएसआर प्रमोशन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक क्लासिकल डॉक्टर मैम उपासना मालवीय। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी मैम, पहले आप हमें ये बताइए कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा, हर किसी की अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती है, हर एक विधा अलग अलग होती है। तो होम्योपैथी और एलोपैथी, होम्योपैथी की अगर मैं बात करती हूँ तो होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। पेशेंट की होलिस्टिक पूरा जो है, हम एक पेशेंट को हेड टू टो लेके उसको हमें ठीक करना होता है ना। जैसे एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ मैं कि एक फैमिली में 5 मेंबर है ना। 5 मेंबर में हर किसी की ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे किसी को गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा नहीं आता है, कोई ज़िद्दी होता है, कोई ज़िद नहीं करता है, किसी को कंपनी पसंद होती है और किसी को कंपनी नहीं पसंद होती है। तो होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है ना। तो जैसे मेरे पास कोई फ़ीवर का पेशेंट आता है ना। फ़ीवर का पेशेंट आया, हमारे पास में 1000 मेडिसिन है। होम्योपैथी में 1000 मेडिसिन होती है, उसमें से मुझे एक मेडिसिन उस पेशेंट के लिए निकालना है। जब एक फैमिली मेंबर में 5 लोग रह रहे हैं तो उनकी सबका नेचर अलग है। तो मेरा पेशेंट जो मेरे पास में आ रहा है, तो मैं उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ ना। उसको फ़ीवर कब से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना टाइम हो गया है ना, क्या उसमें मेंटल क्या स्ट्रेस था, क्या ट्रिगर वहाँ पे था, वो सब चीज़ लेने के बाद में मैं उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूँगी, है ना। अब एलोपैथी की हम बात करें तो एलोपैथी में क्या होता है, अगर कोई पेशेंट फ़ीवर लेके आ रहा है ना डॉक्टर के पास में, तो वो उसको पैरासीटामॉल प्रिस्क्राइब करता है। पैरासीटामॉल प्रिस्क्राइब करने में अगर वो बच्चा है तो हो सकता है उसकी पावर कम हो। एक एडल्ट आ रहा है तो वो उसका पावर अलग हो, और एक ओल्ड एज आ रहा है उसका पावर अलग हो, पर मेडिसिन तो एक ही है ना। तो उन लोगों का ये अपना तरीका है कि उनको एक ही मेडिसिन देनी है। बट हमारा क्या है कि हमें फ़ीवर के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है, वो हमें पेशेंट को प्रिस्क्राइब हम लोग देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। हम जैसे कि आपने बताया कि एलोपैथिक में सिर्फ एक ही, जैसे कोई बीमार होता है तो हाँ, उसको अपन पैरासीटामोल जी देते हैं। जी। तो मतलब उसमें सिर्फ चाहे कोई इन्फेंट हो, हाँ, अडल्ट हो या हाँ, ओल्ड एज हो, हाँ, दवाई सेम है जी। मगर होम्योपैथिक में हम कोई भी आ रहा है तो हम उसकी पहले जड़ तक जाएंगे कि रीज़न क्या है इसका बीमार होने का, कहाँ से आ रहा है। हाँ। उसके हिसाब से हम दवाई बनाते हैं, उसके हिसाब से हम अपने पेशेंट्स को दवाई देते हैं। दवाई हम पहले निकालते हैं एक्चुअली, है ना। हमें होम्योपैथी में सिद्धांत है, होम्योपैथी का सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलीवस क्यूरेंटर, मीन्स लाइक क्योर लाइक। ठीक है, हमें उस राइट सिमिलिमम तक पहुंचना पड़ता है। एक जो क्लासिकल होम्योपैथ है, जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, वो उस राइट सिमिलिमम तक पहुंचकर उस मेडिसिन में जाते हैं और उस मेडिसिन को पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण पेशेंट जड़ से वो बीमारी जो भी चीज़ के लिए आया है वो जड़ से ख़त्म होती है ना। अगर हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम कुछ भी पेशेंट को या 4-5 मेडिसिन मिक्स करके देंगे तो पेशेंट कैसे ठीक होगा। पेशेंट को एक डोज हमें देना है जो उसके लिए है, उसका नेचर है वो, है ना, उसकी ससेप्टिबिलिटी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो पेशेंट सिर से हमारे पास में हम डिसीज़ को ठीक नहीं करते हैं, हम पेशेंट को ठीक करते हैं। माइंड एंड बॉडी दोनों कनेक्टेड है, एज वेल एज दोनों कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो अगर आपका माइंड ठीक होगा तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ओके, लाइक जैसे एलोपैथी में उनकी कुछ लिमिटेशन है और हमारी भी कुछ लिमिटेशन है ना। तो जैसे हमारी होम्योपैथी में आर्टियोमेन डिसीज़ है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है। तो जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है वो जेनेटिक म्यूटेशन, जैसे जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है, डाउन सिंड्रोम
है ना, और डीएमडी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसमें क्या होती है, हम अगर मेडिसिन पेशेंट को देते हैं ना तो वो प्रोटीन लेवल पर काम करती है। हम जीन्स के एक्सप्रेशन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में ये बहुत अच्छा स्कोप है अभी कि हम ऑटो इम्यून क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पे हम अभी अच्छा वर्क कर रहे हैं। और ये अच्छे जो होम्योपैथ होते हैं, जो सीनियर होम्योपैथ हैं, जो क्लासिकल मेथड से करते हैं, तो ये पॉसिबल है इसमें। जैसे कुछ इमरजेंसी केस हो गए हैं, एक्सीडेंटल केस हैं, और इसके साथ में कार्डियक अरेस्ट है, तो इसमें हमें इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने पेशेंट को हम नहीं, क्योंकि हमारे पास में इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि हम पेशेंट को रखें और हम उनको देखें, तो हमें एलोपैथी में उनको रेफ़र करना ही पड़ेगा। और हम, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हमारा पेशेंट है, हमें उसको ठीक करना है। वो जैसे भी जहाँ जिस पैथी से भी ठीक होना चाहता है या तो वो वहाँ पे जा सकता है ना। ओके मैम, जैसे कि देखा जा रहा है हाँ। कि जैसे कोई भी बीमारियां होती, कुछ भी होता है, तो सबसे जी। ज़्यादा लोग एलोपैथी की तरफ प्रेफर करते हैं, ना कि होम्योपैथी की तरफ। जी जी। तो इसका क्या रीज़न है? एक्चुअली रीज़न ये है कि होम्योपैथी के तरफ में लोग इसलिए कम आना प्रेफर करते हैं क्योंकि लोगों को ये पता है कि हमें अभी हम जा रहे हैं, जैसे मुझे कुछ भी चीज़ अभी एक्यूट में हुई है, कोल्ड कफ हुआ, कुछ एलर्जी हुई है ना, तो उनको ये लगता है कि मुझे पता नहीं कितने दिन खाना पड़ेगा मेडिसिन, 15 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ये भ्रांति है ना कि हमें एक्यूट में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तुरंत हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए वो एलोपैथी की तरफ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि वो हमारे पास लोगों, और ये सही भी है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो क्वेश्चंस हैं कि एक्यूट में हमें ट्रीटमेंट नहीं मिलता, सिर्फ क्रोनिक केस में ही लोग होम्योपैथी के पास में आते हैं, निराश होकर जब सब जगह चले जाते हैं, लास्ट में फिर होम्योपैथी के पास में आते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये क्रोनिक ही डिसीज़ में ही काम कर सकती है ना। तो ऐसा नहीं है। मेरे पास में अभी अगर कोई पेशेंट आ रहा है और मैंने उसका राइट सिम्प्लिमम तक पहुंचकर अगर मैं उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ या मेडिसिन मैं उसको दे रही हूँ, तो वो ठीक तुरंत विदिन अ हाफ आवर में उसको रिलीफ लगता है ना। एक दिन पूरा कंप्लीट मेडिसिन लेने के बाद में, एक दिन के बाद में वो एक्यूट कोई कोल्ड कफ है, फीवर है ना, डायरिया है, तो ऐसे केस बहुत जल्दी से भी ठीक होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्रोनिक केस में भी ऐसा होता है कि पेशेंट 4-5 साल परेशान होके, जैसे सोराइसिस है ना, एक्जिमा है, अर्थराइटिस हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें पेशेंट पहले तो एलोपैथी प्रेफर करेगा, फिर उसको वहाँ पे उसको 4-5 साल हो जाएंगे, फिर उसके बाद में वो होम्योपैथी के पास में आता है। उस टाइम तक उसको इतना पेन किलर या उसको मेडिसिन दी जाती है कि बॉडी फिर वो उस पेन किलर में ही रहता है। तो जब वो हमारे पास में आता है तो वो हम उसको मेडिसिन दे रहे है ना, तो हम तो मेडिसिन पेशेंट को पेन किलर नहीं देते हैं, हम उसको राइट सिम्प्लिमम और जो उसका नेचर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो पर क्या होता है, 100% में से पेशेंट को अगर 15 दिन के बाद में 15-20% भी समझ में आ रहा है कि वो ठीक हो रहा है ना, क्योंकि उसको पेन किलर लेने की आदत होती है, तो वो पेन किलर जो इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है, क्या होता है जब पेन किलर लेते हैं, कोई इन्फ्लामेशन है या पेन है वहाँ पे, तो बॉडी उस पेन को, उस इन्फ्लामेशन को, वहाँ के एरिया को कम कर देता है, ब्रेन से वो रूट नहीं जाता है, थोड़ी देर के लिए रोक देता है और वहाँ तक सेंसेशन नहीं जाता है, जिससे हमें लगता नहीं हमारा पेन तो ठीक हो गया, पर ये परमानेंट क्योर नहीं है ना, ये परमानेंट क्योर नहीं होता है, इसलिए फिर लोग होम्योपैथी की तरफ मूव करते हैं।
और मैम जैसे ज़्यादातर लोग कुछ टाइम तक ऐसे पेन किलर्स ले रहे हैं तो वो लोग उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, ज़रा चीज़ों के लिए भी पेन किलर लेने या लगते हैं। हाँ, वो ज़रा सी चीज़ों के लिए, पर उनको थोड़ी देर के लिए रिलीफ है ना, परमानेंट क्योर नहीं है। अभी हमें यहाँ पे परमानेंट क्योर करना है पेशेंट को, जड़ से उस बीमारी को ख़त्म करना है ना। तो हम जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें उसके नेचर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसका बिहेवियर, इस पे और पेशेंट की बीमारी कब से है ना, ये सब चीज़ें करके फिर हम उसको देते हैं। पेशेंट की जैसी हेल्दी कंडीशन थी पहले, मेंटल और फिज़िकल, पेशेंट बहुत परेशान, बहुत निराश हो जाता है, बहुत हेल्पलेसनेस हो जाता है। जब वो एक होम्योपैथ के पास में आता है, एक उसके पास में निराशा ही होती है, उस निराशा को हम दूर करते हैं और हम फिर उसके बाद में उसको मेडिसिन देते हैं, जिससे वो थोड़ा और थोड़े 1.5-2 महीने के बाद में उसको समझ में आने लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो ऐसे ही फिर चीज़ें पेशेंट को ये चीज़ नहीं समझ में आती है ना। मैम जैसे बहुत सारे लोग के दिमाग में ये भ्रांति है कि होम्योपैथिक में लेकर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक। हम दवाइयाँ खाते हैं तो कहीं स्किन रैशेस होने लगता है या फिर बहुत जलन, इरिटेशन, हेडेक बहुत होते हैं एलोपैथिक को लेकर। तो क्या होम्योपैथिक में भी ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? एक्चुअली हम बोले तो कोई भी विधा हो, इसमें अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, है ना। अगर एक अच्छा होम्योपैथ फिजिशियन है तो इसमें क्या होगा कि वो राइट मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है ना। जैसे आजकल यूट्यूब में देखकर लोग आर्सेनिक एल्बम ले लेते हैं, है ना। कुछ भी चीज़ हुआ या कोई भी मेडिसिन यूट्यूब में देखकर वो पेशेंट ले रहा है, पर उनको ये पता नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ये बताया है कि हमारी मेडिसिन लाइक और लाइक पर वर्क करती है। जैसे पॉइज़न को मारता है, लोहा को काटता है, वैसी हमारी भी मेडिसिन है। अगर आपको आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम नहीं होंगे बॉडी में, तो वो तो उस मेडिसिन के सिम्टम आपकी बॉडी में आ जाएंगे ना। तो आपको साइड इफ़ेक्ट तो फिर आपकी बॉडी में होगा, क्योंकि उसके सिम्टम आपको आ जाएंगे। स्लो पॉइज़न होता है आर्सेनिक। तो इस कारण से किसी भी होम्योपैथिक बिना कंसल्ट करे आपको नहीं लेनी है मेडिसिन, जब तक आप होम्योपैथी से कंसल्ट नहीं करते हैं। और जैसे एलोपैथी का अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं, है ना, तो एलोपैथी में एलर्जी के लिए, है ना, वो एंटी हिस्टामिन देते हैं, एंटी एलर्जिक देते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए रहता है, टेम्परेरी रिलीफ देता है ना। पर होम्योपैथी में ऐसा है कि और उसके बाद भी एलोपैथी में फिर साइड इफ़ेक्ट, जैसे एंटी एलर्जिक लिया, एंटी हिस्टामिन लिया, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होती है कि ड्राउजीनेस आना, हेडेक होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पर होम्योपैथी में ऐसा है कि अगर आपको एक बार राइट सिम्लिमम मिल गया, सही मेडिसिन जो पेशेंट के लिए है, उसका नेचर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो मेडिसिन हमने दे दी पेशेंट को, तो पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। पर वो साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसके लिए एक अच्छा होम्योपैथ होना ज़रूरी होता है। ओके मैम, जैसे बहुत सारे मैम जैसे देखा जा रहा है कि आज के टाइम बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो इसमें आपका आज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक्चुअली डिप्रेशन, एडल्ट्स, ओल्ड एज, ये जो जनरेशन होती है, हम अगर दोनों जनरेशन इसमें ज़्यादा एडल्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, हर किसी को अचीवमेंट चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। आकांक्षाएं होती है बहुत सारी लोगों की, तो जब वो आकांक्षाएं फुलफ़िल नहीं होती है ना, तो कोई भी पर्सन है वो डिप्रेशन में जाता है। जैसे पेरेंट्स भी बोलते हैं, है ना, कि आपको जैसे एक पेशेंट है, जैसे मेरा एक पेशेंट है, उसको आईआईटी, घर वाले चाहते हैं कि वो आईआईटी करे, है ना, या कोई भी पेरेंट्स चाहता मेरा बच्चा आईआईटी करे, डॉक्टर बने। तो ये घर वाले प्रेशर करते हैं बच्चों को, पर ये नहीं समझते हैं कि बच्चा क्या करना चाहता है ना। जैसे बच्चे को प्लेइंग का शौक़ है, उसको कोडिंग करनी है, उसको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये पेरेंट्स को और बच्चे को, दोनों को आपस में सामंजस्य बनाना पड़ेगा, दोनों को कि बच्चे के लिए क्या बेटर है।
तो ये पेरेंट्स भी थोड़ा समझे और बच्चे भी थोड़ा समझे, और अपनी आकांक्षाएं को थोड़ा अगर हम कम कर लेते हैं, जैसे हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा सोना, हमारा खाना और हमारे एक्सरसाइज है, ये सब चीज़ें अगर एक टाइम पे इंसान करता है ना, जैसे गलत हैबिट्स भी होती हैं आजकल, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, क्योंकि स्ट्रेस में जाके लोग यही करते हैं सबसे पहले, है ना। तो अगर आपकी लाइफ में आपको अगर अच्छे से रहना है या हेल्दी रहना है, तो आपको एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल आपकी होनी चाहिए। सुबह कब उठना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब आपको खाना है, कब आपके काम पे ध्यान देना है, कब आपको सोना है, और जो जितने भी कंपटीशन है आप अच्छा करिए, आप अपने करियर को बनाइए, पर आपको बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं नहीं बनानी है कि मुझे ये करना है, वो करना है, पर एक हर चीज़ का एक दायरा होता है ना। अगर आप नहीं इस दायरे में रह के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के साथ में होने लगती है कि लोग फिर डिप्रेशन में जाते हैं। जैसे मेरा एक पेशेंट है, उस 18 साल का बच्चा है, वो बोलता है मैम मेरे फादर चाहते हैं, मेरी मदर चाहती है कि मैं IIT करूं, पर मुझे कोडिंग में जाना है, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। वो लोग में ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं। अब उसको जैसे मेंटल तो वो परेशान है और फिज़िकल भी परेशान है, बहुत सारी चीज़ें उसको बीमारी हो गई है, तो मेंटली उसको रिलैक्स बोलता है मैम मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, मेरी लाइफ मीनिंगलेस है। तो जब 18 साल का बच्चा बोल रहा है कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, तो हमें उस मीनिंग, जो बच्चा ऐसी बातें 18 साल का जिसने अभी दुनिया नहीं देखी है, तो यही है कि हमें दोनों को समझना है, हमें बच्चे को भी समझना है, बच्चे भी पेरेंट्स को समझे, ये सब चीज़ें सामंजस्य बना के चलनी है। मतलब एक बैलेंसिंग लाइफ में एक बैलेंसिंग होनी चाहिए, ज़रूरी है लाइफ में एक बैलेंसिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें हमें बताई। जी जी।